दिस पार्ट विल कंटिन्यू विद द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो लास्ट पार्ट में हमने ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, हमने बाकी के WBCs के बारे में एक ओवरव्यू देखा था, एंड इन द लास्ट सेक्शन वी एंडेड टिल मोनोसाइट्स, हमने मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मोनोसाइट्स फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैक्रोफेजेस में। नाउ मोनोसाइट्स टू मैक्रोफेजेस, इट इज़ अ 10-fold प्रोसेस। 10-fold प्रोसेस का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तब जाके मोनोसाइट्स जो है वो चेंज होते हैं मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस हमारे सबसे प्राइमरी सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये दीज आर द मेजर फैगोसाइटिक सेल्स। तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अपार्ट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर इफ़ वी टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द चेंजेस दैट अकर व्हेन मोनोसाइट्स चेंजेस टू मैक्रोफेजेस, तब क्या होता है, एक तो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। सेकेंड चीज़ होती है इंक्रीज इन नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। मोनोसाइट के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो नंबर में इंक्रीज होने लग जाते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज होने लग जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनेलीज के अलावा, अब क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल्स है तो इनकी, मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक सेल है, तो इनकी फैगोसाइटोसिस की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज इन फैगोसाइटिक कैपेसिटी। ठीक है जी। अब इनके अंदर के जितने भी एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इंक्रीजेस, क्योंकि फैगोसाइटोसिस जब होता है, अगर आपने फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा हो तो उसमें फैगोसोम बनता है, क्योंकि जो भी चीज़ फैगोसाइटोस हो रही है वो वैक्यूल फ्यूज़ हो जाएगा लाइसोसोम के साथ, फैगोलाइसोसोम बनेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके जी। उसके अलावा इंक्रीज़ हो रहे हैं सॉल्यूबल फैक्टर्स, तो इनके अंदर और भी बहुत सारे प्रोटीन्स और केमिकल्स होते हैं, वो सारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो अगर हम एक पिक्चर देखें तो you can see कि this is the first picture is monocyte and the second one is macrophage। सेल ऑर्गेनेलिस बढ़ गए हैं, न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ गया, सेल का साइज़ बढ़ गया, सेल की प्रोजेक्शंस बढ़ गई हैं, सो देर आर वेरियस चेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, तो मैक्रोफेजेस के बारे में हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसके मेन फंक्शंस क्या हैं। तो पहला फंक्शन तो यही है कि मैक्रोफेजेस जो है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, दीज आर वेरी गुड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स पे। उसके अलावा दे ऑल्सो सिक्रीट सर्टेन साइटोकाइंस, ये कुछ साइटोकाइंस जो है वो सिक्रीट करते हैं, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं, जो फर्दर कभी कभी अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, लाइक T सेल्स को एक्टिवेट करेगा, या फिर कभी कभी वो और मैक्रोफेजेस या और डेंड्रिटिक सेल्स या और APCs को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से इनकी जो फैगोसाइटोसिस की जो एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाए, ठीक है। उसके अलावा मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो बहुत सारे टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि मैक्रोफेजेस वो सेल हैं जो ब्लड से निकल के किसी न किसी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है कि ऑर्गन्स के हिसाब से जिस ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इनका नाम क्या होता है। अगर ये प्रेजेंट है लंग्स में तो इनको बोला जाएगा alveolar macrophage। इफ़ दे आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, अगर ये हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है तब इनको बोला जाएगा हिस्टियोसाइट्स। अगर ये प्रेजेंट है लिवर में तो लिवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें बोला जाता है कप्फर सेल्स। अगर ये प्रेजेंट है किडनी में तो मैक्रोफेजेस को बोला जाएगा मेसेंजियल सेल्स। If they are present in bones, then they are known as osteoclast. And the last one is, if they are present in brain, they are known as mesangial cells. So these are very very important. लंग के अंदर alveolar macrophage, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हिस्टियोसाइट्स, लिवर के अंदर कप्फर सेल, किडनी के अंदर मेसेंजियल सेल्स, बोन में होंगे तो ओस्टियोक्लास्ट और ब्रेन में होंगे तो अगेन ब्रेन में होंगे तो इन्हें मेसेंजियल नहीं बोलेंगे, ब्रेन में होंगे तो इन्हें बोलेंगे माइक्रोग्लियल सेल्स। ब्रेन के अंदर दे आर नोन एज माइक्रोग्लियल सेल्स। सो दिस वाज अबाउट मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया, मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेल्स विच आर डेंड्रिटिक सेल्स। अब बात करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स की।
अगर आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता हो तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। उसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। सिमिलर डेंड्रिटिक सेल्स को भी नाम डेंड्रिटिक सेल क्यों पड़ा है, क्योंकि वो डेंड्राइट्स को रिजेंबल करते हैं। मतलब इन सेल्स की बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं जो प्रोजेक्शंस रिजेंबल करती हैं डेंड्राइट्स को, इसीलिए इनको बोला जाता है डेंड्रिटिक सेल्स। नाउ डेंड्रिटिक सेल्स आर प्रेजेंट, दे आर present in skin, उसके अलावा इनर लेयर ऑफ नोज, लंग्स एंड जीआई ट्रैक्ट। बेसिकली ये भी क्या है, दीज आर एंटीजन, ये न्यूक्लिएटेड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट करना तो ये फैगोसाइटोसिस करेंगे, उस एंटीजन को ब्रेक करेंगे। सो दे आर द मेन APCs, antigen presenting cells. They possess MHC class 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये एंटीजन को किसके ऊपर प्रेजेंट करते हैं, MHC class 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और जब ये MHC class 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स दे एक्टिवेट हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स के पास होता है CD4 और CD4 ही MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करता है। तो इनके एंटीजन प्रेजेंटेशन से जो टी सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाता है और एक कैस्केड ऑफ इवेंट, एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली यहाँ पे हम डेंड्रिटिक सेल्स के अलग अलग नाम बोल सकते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स को लैंगरहैंस सेल्स भी बोलते हैं, लैंगरहैंस सेल्स। उसके अलावा इनको इंटेस्टाइनल और इंटरस्टिशियल डेंड्रिटिक सेल्स भी बोलते हैं और माइलॉइड डेंड्रिटिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये तीनों टाइप के डेंड्रिटिक सेल्स हमें मिलते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर्स से, माइलॉइड सीरीज से। और अपार्ट फ्रॉम दैट लिम्फॉइड डेंड्रिटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो लिम्फॉइड डेंड्रिटिक सेल्स कहाँ से मिलेंगे, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से। तो बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम यही है कि पैथोजन इन्वेजन के बाद, माइक्रोबियल इन्वेजन के बाद जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस टाइम पे टी सेल्स को एक्टिवेट करना। बेसिकली डेंड्रिटिक सेल्स आफ्टर माइक्रोबियल इन्वेजन, जब भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे DCs डेंड्रिटिक सेल्स migrates to that side and enters the lymph nodes, लिम्फ नोड्स के अंदर एंटर हो जाएगा और वहाँ पे जाके क्या करेगा, वहाँ पे जाके एक्टिवेट करेगा टी सेल्स को। सो दिस वाज अबाउट डेंड्रिटिक सेल्स। Moving on to the next and the very important cells that are lymphocytes। तो अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स के टाइप पढ़ने से पहले, बी सेल, टी सेल, NK सेल्स पढ़ने से पहले हम एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स होते क्या। बेसिकली लिम्फोसाइट्स जो हैं वो पार्ट हैं हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी का। मैंने आपको बिगनिंग में भी बताया था लास्ट लेक्चर के कि ये हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। उसके अलावा ये हमें कहाँ से मिलता है, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से। हमने पढ़ा था कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से दो तरीके के प्रोजेनेटर्स बनते हैं, माइलॉइड और लिम्फॉइड। तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से हमें मिलता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का जो नाम होता है बी सेल, टी सेल, वो रखा जाता है कि कहाँ पे इनकी डेवलपमेंट हो रही है। अगर ये बोन मैरो में डेवलप होते हैं तो इन्हें बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, अगर ये थाइमस में डेवलप होते हैं तो इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी। और उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है कि इनका फिजियोलॉजी कैसे, इनका जो अब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखेंगे तो कैसे, तो दे आर डार्क पर्पल स्टेन्ड। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत डार्क पर्पल कलर का होता है। उसके अलावा इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज न्यूक्लियस है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, दैट मीन्स ये ग्रैन्यूल्स नहीं पोजेस करते। मोनोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते और लिम्फोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स नहीं होते। लेकिन जैसे अगर ये पूरा सेल है और इतने पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस, तो कभी कभी क्या होगा, अगर सेल के जितना भी न्यूक्लियस होगा ना तो एक तरफ से वो न्यूक्लियस डिप्रेस है ताकि उस साइड पे हमें साइटोप्लाज्म नज़र आ सके। ठीक है जी। उसके अलावा तो इसका जो सेल की जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो किसने ऑक्यूपाई करी हुई है, न्यूक्लियस ने। तो जो डार्क पर्पल स्टेन्ड है वो कौन लेता है, न्यूक्लियस। वेयर एज जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट ब्लू कलर का ही होता है। तो ऐसे लगता है कि बस एक लाइट ब्लू कलर की रिम है जिसके बीच में हमारा डार्क कलर का न्यूक्लियस होता है।
ठीक है जी। लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक होते हैं टी सेल्स, एक होते हैं बी सेल्स और एक होते हैं हमारे एनके सेल्स, मतलब के नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल्स और बी सेल्स में दो चीज़ें हैं, एक तो टी सेल थाइमस में डेवलप हो रही है, बी सेल बोन मैरो में डेवलप हो रही है, लेकिन इन दोनों के ऊपर दे हैव सरफेस मार्कर्स। हम कुछ नाम पढ़ेंगे, इनके ऊपर वो सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज एनके सेल्स जो होते हैं वो लार्ज ग्रैन्युलर, दीज आर लार्ज ग्रैन्युलर lymphocytes and also they lack surface मार्कर्स। इनके ऊपर कोई सरफेस मार्कर्स या कोई रिसेप्टर्स नहीं होते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट नेचुरल किलर सेल्स। तो ये था एक बेसिक, बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिम्फोसाइट्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट सेल्स आर बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। इनकी जो मेच्योरेशन होती है या फिर जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है अडल्ट या ह्यूमंस के बोन मैरो में। लेकिन इनका जो फर्स्ट टाइम इनका जब नाम बी सेल्स पड़ा था या फर्स्ट टाइम जब बी सेल्स को डिस्कवर करा था, तब इनकी डेवलपमेंट देखी गई थी बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। दिस इज़ एन ऑर्गन इन बर्ड्स, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, इसीलिए इनका नाम बी सेल्स पड़ा था। तो ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में माइज में जो मेच्योरेशन हो रही है वो बोन मैरो में हो रही है, वेराज बर्ड्स में अगर देखें तो उस ऑर्गन का नाम है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। इनकी परसेंटेज की बात करें तो लिम्फोसाइट्स का 10 to 15% ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी लिम्फोसाइट का परसेंट होता है उसमें से 10 to 15% जो होते हैं वो बी सेल्स होते हैं। ठीक है जी। ये मच्योर कहाँ पे हो रही है? हमने पढ़ा था ये मच्योर हो रहे हैं बोन मैरो में। ठीक है। अब ये बोन मैरो के अंदर मैच्योर हो गए, तो बोन मैरो के अंदर मैच्योर होने के बाद ये क्या करेंगे? ये माइग्रेट कर जाएंगे और माइग्रेट करके चले जाएंगे कहाँ पे? हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब कि बेसिकली हमारी लिम्फ नोड्स में। ठीक है जी। उस तो स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में वहाँ पे जाके इनकी फर्दर जो है वो वहाँ पे जाके एक्टिवेट होते हैं। बी सेल्स काम कैसे करते हैं? जब बी सेल्स इनकाउंटर करेंगे किसी एंटीजन के साथ, सो इट बाइंड्स विद द एंटीजन थ्रू, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इट बाइंड्स विद द एंटीजन थ्रू BCR। BCR का मतलब है बी सेल रिसेप्टर, मतलब इनकी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो एंटीजन के पैटर्न्स को, एंटीजन के मॉलिक्यूल्स को, जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसके साथ बाइंड करते हैं। और जब ऐसा होता है तो फिर होती है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जब बी सेल्स एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, अब बी सेल क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। Activated B cells produce two types of cells, those are plasma cells and मेमोरी सेल्स। अगर आपने इम्यून रिस्पॉन्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने अडेप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम को पढ़ा है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ये सेल्स काम कैसे करते हैं। प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट करेंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, और जो मेमोरी सेल्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे, जिसको आप बोलते हो कि सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है, वहाँ पे जाके वो रुक जाएंगे। लेकिन इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। लॉन्ग लाइफ स्पैन की वजह से तो क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम पैथोजन एंटर होगा तो दे विल एक्टिवेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन, प्लस दीज आर लॉन्ग लिव्ड सेल्स। तो ये काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें एक लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन मिल जाती है। उसके अलावा भी एक काम होता है कि कुछ एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती हैं, साथ के साथ ये कुछ केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से दे ऑल्सो एक्टिवेट टी सेल्स। ये साथ के साथ टी सेल्स को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस वाज अबाउट बी सेल्स। अब एक चीज़ रह गई बी सेल्स के बारे में। हमने बोला कि बी सेल्स के ऊपर, हमने अभी पढ़ा था कि एन के सेल्स के ऊपर कोई सरफेस मार्कर्स नहीं होते, वेराज बी सेल्स और टी सेल्स के ऊपर सरफेस मार्कर्स होते हैं। तो लेट अस टेक अ लुक एट द सरफेस मार्कर्स। तो अगर हम बात करें सरफेस मार्कर्स ऑफ बी सेल की, बी सेल के ऊपर जो सरफेस मार्कर है वो है B22। उसके बाद जो सरफेस मार्कर है 222, उसके बाद है CR1, CR2, 3D32,
MHC class 2 molecule CD40. B220 का काम क्या है? फ्रीक्वेंटली यूज एज मार्कर फॉर प्रीकर्सर बी सेल्स एंड मेच्योर बी सेल्स। ये प्रीकर्सर मतलब जब बी सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है तो वहाँ पे ये मार्कर्स काम आते हैं। CR1 CR2 की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर रिसेप्टर्स हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स के, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट की वजह से, जैसे जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे होता है उसकी वजह से भी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो बी सेल्स को जब एक्टिवेट कर रहे हैं तो बी सेल्स के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? CR1 CR2 जो उन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेंगे, प्लस CD32 रिसेप्टर फॉर IgG। तो IgG एंटीबॉडी के लिए जो रिसेप्टर है वो कौन सा है? CD32। MHC class 2 molecules they allow B cells to act as antigen presenting molecule। CD40 जो है वो इन्हें हेल्प करता है to interact with CD40 on helper T cells surface। अगेन नीचे वाले चार्ट में भी इन्हीं सरफेस मार्कर्स के बारे में बताया हुआ है। CD45 या जिसको B220 बोलते हैं, it is a marker protein present in mature and immature B cells। It is however not expressed specifically by B lineage cells unlike antibodies। MHC class 2 molecules जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग में हेल्प करते हैं। CR1 CR2 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स हैं और कॉम्प्लीमेंट और उसके प्रोडक्ट्स के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। CD32 रिसेप्टर है IgG के लिए, इसीलिए उसको ऐसे भी डेजिग्नेट करते हैं FC गामा R2। FC इसलिए क्योंकि FC रीजन के साथ बाइंडिंग होती है एंटीबॉडी की। B71 एंड B72 दीज आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट इंटरैक्ट विद TH सेल्स। तो हेल्पर सेल्स के साथ जो प्रोटीन इंटरैक्ट करते हैं वो है B71 और B72। इसके अलावा जो हमने अभी वहाँ पे CD40 पढ़ा था, CD40 इज ए co-stimulatory protein required for activation of APCs and help in the survival and production of plasma cells and memory cells। So this was all about B cells। Now the very last thing is T cells। अब बात करते हैं टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स के बारे में बेटा हम ये चीज़ तो बहुत बार अभी तक पढ़ ही चुके हैं कि ये जो है इनकी मैच्योरेशन कहाँ होती है? इनकी मैच्योरेशन होती है थाइमस में। ठीक है, थाइमस में मैच्योर होंगे, उसके बाद ये माइग्रेट करके बॉडी के अंदर चल जाएंगे। लेकिन जैसे अभी हमने बी सेल्स के बारे में पढ़ा, बी सेल्स क्या था? एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और मतलब उनके पास बी सेल रिसेप्टर होते हैं जिससे वो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन टी सेल्स डायरेक्टली एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकते, तो दे आर पार्ट ऑफ, सबसे पहले तो यही चीज़ है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। दे ऑल्सो पोजेस सरफेस मार्कर्स, इनके पास भी सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट है। दे कैन नॉट बाइंड विद द एंटीजन डायरेक्टली, ये किसी भी सॉल्यूबल एंटीजन के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको क्या चाहिए? दे रिक्वायर MHC मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ MHC मॉलिक्यूल के साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे जो एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ बाइंड करेंगे। दैट मीन्स दे रिक्वायर MHC बोल सकते हैं या बोल सकते हैं APCs। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे, जब फैगोसाइटोसिस होगा एंटीजन ब्रेक करके वो MHC मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन्स को प्रेजेंट करेंगे, तब हमारे टी सेल्स उन एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे थ्रू टी सेल रिसेप्टर TCR। ठीक है जी। अब टी सेल के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो MHC जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, MHC मॉलिक्यूल्स की मेन दो क्लासेस हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। टी सेल्स जो हैं क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ सिर्फ वही टी सेल्स बाइंड करते हैं जिनके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, और CD8 रिसेप्टर्स होते हैं, CD8 रिसेप्टर्स होते हैं। और MHC क्लास 2 के साथ वो टी सेल्स बाइंड करते हैं जिनके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्लास रिस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास रिस्ट्रिक्शन ऑफ टी सेल्स का क्लास रिस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि CD8 वाले टी सेल्स किसके साथ बाइंड करेंगे? MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के साथ, और CD4 वाले किसके लिए लिमिटेड है? उन्हीं एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर बाइंड होंगे। और जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जिन टी सेल्स के ऊपर द टी सेल्स विच हैव CD4 रिसेप्टर्स आर नोन एज TH cells, T helper cells, whereas the ones which have CD8 receptors are known as TC cells, that means cytotoxic cells। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। TH सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर CD8 रिसेप्टर्स होता है। अब हेल्पर सेल्स का अगर बात करें तो हेल्पर सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? MHC के साथ बाइंड कर रहे हैं और उसके बाद ये एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होके ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। साइटोकाइंस प्रोड्यूस करने की वजह से ये बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे।
तो आप यहाँ पे नोट करोगे कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स के एक्टिवेट होने से क्या क्या चीज़ें हो रही है। पहला, दे प्रोड्यूसेस साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्या करेंगे, जो स्टिमुलेट करेंगे टू स्टिमुलेट या टू एक्टिवेट अदर बी एंड टी सेल्स। अब जब बी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो अगेन एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी होगी, तो कहीं ना कहीं ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। प्लस ये ट्रिगर करेंगे मैक्रोफेजेस को, ये मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करेंगे ताकि वो और फैगोसाइटोसिस करके एंटीजन प्रेजेंटेशन करें। उसके अलावा ये एक्टिवेट करेंगे टी सी सेल्स को, ये साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे ताकि वो टी सी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करें, टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। साइटोटॉक्सिक नाम से ही समझ में आता है कि वो सेल की किलिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। और जब साइटोटॉक्सिक सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना, टीसी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जब भी टीसी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो वो प्रोलिफरेट करते हैं, मतलब उनका नंबर बढ़ता है, वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं अगेन थ्रू क्लोनल सिलेक्शन। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी सेल्स, हर डिफरेंट केस में डिफरेंट टीसीज प्रोड्यूस होंगे और फिर वो डिफ्रेंशिएट होकर बना देंगे CTL। CTL की फुल फॉर्म है साइटोटॉक्सिक T lymphocyte, which will result in killing of द टारगेट सेल। तो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स की वजह से, एक्टिवेशन ऑफ TH सेल्स, एक्चुअली हेल्पर सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो बी सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, वो मैक्रोफेजेस को इनवाइट करेंगे, टीसी सेल्स को भी उसके बाद और टीसी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, और जब भी टीसी सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे एंटीजन को। तो ये किसके एक्टिवेट होने से हो रहा है, हेल्पर टी सेल्स के, ठीक है। अब अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की अगर हम बात करें, अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो अगेन वही जो हमने पढ़ा, टीसी सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो प्रोलिफरेट करेंगे, मतलब उनका नंबर बढ़ेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो एक्टिवेट कर देंगे किसको, वो एक्टिवेट कर देंगे CTL को, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। प्लस इसके साथ एक और चीज़ होती है, जब टीसी सेल्स एक्टिवेट होते हैं ना, उसके साथ वो डिफ्रेंशिएट, एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को तो वो एक्टिवेट कर ही रहे हैं, उसके साथ वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं मेमोरी सेल्स, सॉरी, दे ऑल्सो फॉर्म मेमोरी सेल्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये लॉन्ग लिविंग सेल्स है और इनका काम क्या है कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर के टाइम पे मोर विग्रेसली या मोर और ज़्यादा अलर्ट वे में और जल्दी वे में एक्ट करना, और उस इन्फेक्शन को, ये चीज़ को एलिमिनेट कर देना बॉडी से। अब एक लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है CTL के बारे में। CTL का एक छोटा सा हमें फंक्शन देख लेना कि वो क्या करता है। CTL ना मेनली टारगेट करता है, इट मेनली टारगेट्स, इसके टारगेट्स वो होते हैं जिनके ऊपर MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल होता है, द एंटीजेंस presented on MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स, मतलब वो एंटीजन जो MHC क्लास 1 पे बाउंड हुए हैं। अब MHC क्लास 1 पे जो बाउंड होते हैं ना, वो ज़्यादातर होते हैं, आपने पढ़ा होगा एंडोजीनस और एक्सोजीनस पाथवे के बारे में, वो ज़्यादातर होते हैं हमारे एंडोजीनस एंटीजन, जो आप एंडोजीनस पाथवे पढ़ते हो। और इसके अंदर ये बेसिकली किल कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं कि इनको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को या फिर टिश्यू ग्राफ्ट सेल्स को। अगर शायद आपको नहीं पता तो एक बार मैं बता दूं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस पाथवे में क्या होता है, ये एंडोजीनस एक्सोजीनस एंटीजन क्या होते हैं। एक्सोजीनस एंटीजन वो है जो हमारे सेल के बाहर रहेगा, बेसिकली हमारी बॉडी में बाहर से एंटर कर रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, पैरासाइट, कोई भी चीज़। लेकिन वायरस जो है वो सेल के अंदर रह के हमारे सेल को यूज़ करके ही काम करता है। ट्यूमर सेल्स में भी क्या होता है, हमारे सेल में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सेल साइकिल जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि रिपीटेडली सेल साइकिल चलती रहती है और सेल्स प्रोलिफरेट करते रहते हैं। टिश्यू ग्राफ्ट सेल के अंदर भी क्या है कि वो सेल्स जो है, वो टिश्यूज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर की टिश्यूज़ विल स्टार्ट एक्टिंग एज नॉन सेल्फ, या फिर जो हमने अगर ट्रांसप्लांट हुआ है, ग्राफ्टिंग हुई है, तो उस केस में बॉडी उन्हें नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करके उनके अगेंस्ट एक्ट करना स्टार्ट करेगी। तो ये जितने भी ये इंट्रा सेल्यूलर या हमारी बॉडी के अंदर के, ये फॉरेन नहीं है, मतलब बैक्टीरिया तो फॉरेन एंटीजन ही है, लेकिन ये फॉरेन एंटीजन नहीं है, क्योंकि वायरस भी क्या है, वो उससे हमारी ही सेल की मशीनरी यूज़ कर रहा है। तो ये सारे पाथवेज हो जाते हैं एंडोजिनस पाथवे, और इनमें बेसिकली एक्ट करते हैं हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।
सो एज हमने डिस्कस करा था कि टी सेल्स के ऊपर भी कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं। सो हेयर्स एंड लेफ्ट देर आर द टू सरफेस मार्कर्स। एक तो CD4 और CD8 के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि CD4 प्रेजेंट होता है, CD8 प्रेजेंट होता है। उसके अलावा CD28 प्रेजेंट होता है। CD28 का काम है ये B7 फैमिली के साथ इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करने के बाद APCs का काम मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ ये इंटरैक्ट करता है। B7 फैमिली मतलब कि अगर हमने अभी देखा था कि बी सेल्स के ऊपर जो सरफेस मार्कर्स होते हैं उनमें से एक B7 होता है, और हमने कहा था कि B7 हेल्प करता है बी सेल्स को टी सेल्स के साथ इंटरैक्ट करने में। तो अगेन यहाँ पे भी यही हो रहा है कि टी सेल्स को हेल्प कर रहा है बी सेल्स के साथ इंटरैक्ट करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ CD45 जो कि टायरोसिन फॉस्फेटेज टाइप रिसेप्टर है, और ये हेल्प करता है सेल के मेम्ब्रेन प्रोटीन को बनाने में। अब अगर हम एक लास्ट ओवरव्यू वापस देख लें कि टी सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, अगर तो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल पे APCs प्रेजेंट हुए, एंटीजन प्रेजेंट हुए हैं, तो टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। टी सेल्स एक्टिवेट होकर प्रोलिफरेट करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। कॉपीज़ बनने के बाद इफेक्टर सेल्स और मेमोरी सेल्स बनते हैं। इफेक्टर सेल्स जो है वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, और वो साइटोकाइन टी सेल, बी सेल और बाकी मैक्रोफेजेस वगैरह इन सबको ट्रिगर करेंगे। अगर हम बात करते हैं MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल की, अगर MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हुआ है तो उसके साथ बाइंड करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो बनाएंगे CTL, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जो कि बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज करेगा और बेसिकली हेल्प करेगा एलिमिनेट करने में ऑल्टर्ड सेल्स को। ऑल्टर्ड सेल मतलब कि जो हमारे सेल्स थे लेकिन अब वो नॉन सेल्फ की तरह बिहेव करने लग गए हैं, जिसमें मेन हमारे आ जाएंगे वायरस, ट्यूमर और टिश्यू ग्राफ्ट। एज आई टोल्ड यू, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। हेयर इज़ अ पिक्चर हाउ दीज टू इंटरैक्ट, और यहाँ पे वो सरफेस मार्कर्स भी बना के दिखाए हुए हैं क्योंकि किस तरीके से TC सेल्स एंटीजन के साथ, तो ये बेसिकली MHC क्लास 1 है, यहाँ पे T सेल रिसेप्टर है। ये MHC क्लास 2 है, इसके ऊपर T सेल रिसेप्टर है। So this is how these things interact. With this, we are done with all the cells of immune system. Though this topic was a bit lengthy because there are nearly 10 types of cells and I don't want to miss anything. So I hope this was useful for you. Thank you for watching.